लगता है रात में जतिन ने फिर से बहू पर हाथ उठाया है। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बहू की सूजी आंखें और शरीर पर पड़े नीले निशान देखकर मेरा दिल कराह उठता है। मैं कसमसाने लगता हूँ, पर कुछ कर नहीं पाता। काश सुमन होती और अपने बेटे को समझाती, पर सुमन को तो मैंने अपनी ही गलतियों से खो दिया है। यह सोचते सोचते मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मैं अपने आप से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं भाग सकता, क्योंकि नियति द्वारा मेरे लिए सजा तय की गई है कि मैं पछतावे की आग में धीरे धीरे जलूं। पूजा, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। कुछ मंगाना तो नहीं? घर से बाहर निकलते हुए मैंने अपनी बहू पूजा से पूछा, तो वो बोली, नहीं पापा जी, आप हो आइए। मैं चल पड़ा, ये सोचकर कि कुछ देर बाहर निकलने से शायद मेरा मन थोड़ा बहल जाए। लेकिन बाहर निकलते ही मेरा मन अतीत के गलियारों में भटकने लगा। मुझसे जुबान लड़ाती है, एक भद्दी सी गाली देकर मैंने उस पर अपना गुस्सा बरसा दिया। उसने झुककर अपनी पीठ पर मेरा वार सहन करते हुए कहा, आह, प्लीज मत मारो मुझे, मेरे बच्चे को लग जाएगी, दया करो, मैंने आखिर किया क्या है? कोख में पल रहे बच्चे पर वो आंच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मैं कम क्रूर नहीं था। मैंने गुस्से में सारी सीमाएं लांघ दी और अपनी बेल्ट निकाल ली। बेल्ट का पहला वार होते ही जोरों की चीख खामोशी में तब्दील होती चली गई। वो बेहोश हो चुकी थी। पागल हो गया है क्या? माँ ने मुझे जोर का धक्का देते हुए कहा, अरे उसके पेट में तेरी औलाद है, अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ किसी भी बहाने से उसे मेरे गुस्से से बचाना चाहती थी। कह देना इससे, मेरे जो मन में आएगा करूंगा। ये मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करे, वरना अगली बार जान से मार दूंगा। कहते हुए मैंने 2 साल के नन्हे जतिन को धक्का दिया, जो अपनी माँ को मार खाते देख सहमा हुआ सा एक तरफ खड़ा था। फिर गाड़ी उठाई और मैं निकल पड़ा अपनी आवारगी की राह। उस पूरी रात मैं नशे में चूर रहा। सुबह के 6 बज रहे होंगे कि पापा के एक कॉल ने मेरा सारा नशा उतार दिया। कहाँ है तू? कब से फोन लगा रहा हूँ। सुमन ने फंदा लगाकर अपनी जान ले ली है, तुरंत आ। जैसी तैसी घर पहुंचा तो हताश पापा सिर पर हाथ धरे अंदर सीढ़ियों पर बैठे थे और माँ नन्हे जतिन को चुप कराने की बेहिसाब कोशिशें कर रही थी। अपने बेडरूम का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। बेजान सुमन पंखे से लटकी हुई थी। मुझे काटो तो खून नहीं। माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुमन ने अपने साथ अपनी कोख में पल रहे मेरे अंश को भी खत्म कर लिया था। पर इतने खौफनाक माहौल में भी मेरा शातिर दिमाग काम कर रहा था। इधर उधर खूब ढूंढने के बाद भी सुमन की लिखी कोई आखिरी चिट्ठी मुझे नहीं मिली। पुलिस को देने के लिए हमने एक ही बयान को बार बार दोहराया कि माँ की बीमारी के चलते उसे मायके जाने से मना किया, तो जिद व गुस्से में आकर उसने आत्महत्या कर ली। वैसे भी मेरी माँ का सीधापन पूरी कॉलोनी में मशहूर था, जिसका फायदा मुझे इस केस में बहुत मिला। कुछ दिन मुझे जरूर लॉकअप में रहना पड़ा, लेकिन बाद में सबको दे दिलाकर इस मामले को खत्म करने में हमने सफलता पाई, क्योंकि सुमन के मायके में उसकी खैर खबर लेने वाला एक शराबी भाई ही था, जिसे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने में कोई खास रुचि नहीं थी। थोड़ी परेशानी से ही सही, लेकिन 8-10 महीने में केस रफा दफा हो गया। पर मेरे जैसा बिगड़ा हुआ आदमी कहाँ सुधरने वाला था। इस बीच मेरी रासलीला मेरे एक दोस्त की बहन लिली से शुरू हो गई। लिली का साथ मुझे खूब भाने लगा, क्योंकि वो भी मेरी तरह बिंदास थी। सुमन की मौत के 1.5 साल के भीतर ही हमने शादी कर ली। वो तो शादी के बाद पता चला कि मैं शेर तो वो सवा शेर है। शादी होते ही उसने मुझ पर अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। बदतमीजी और आवारगी में वो मुझसे कहीं बढ़कर निकली। मेरी परेशानियों की शुरुआत उसी दिन से हो गई, जिस दिन मैंने सुमन समझकर उस पर पहली बार हाथ उठाया। मेरे उठे हाथ को हवा में ही थामकर उसने ऐसा मरोड़ा कि मेरे मुंह से आह निकल गई। उसके बाद मैं कभी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
घर के बाहर बनी पुलिया पर आसपास के आवारा लड़कों के साथ बैठी वो सिगरेट के कश लगाती जब तक कॉलोनी के लोगों को नजर आ जाती थी। अपने दोस्तों के साथ कार में बाहर घूमने जाना उसका प्रिय शगल था। रात को वो नशे में धुत होकर घर आती और सो जाती। मैंने उसे समझाने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन हर बार उसने मेरे वार का ऐसा प्रतिवार किया कि मैं बौखला गया। उसने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उससे उलझने की कोशिश की तो वो मुझे ऐसा फंसाएगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके गुस्से से तभी तक बचा रहता जब तक कि उसके कामों में कोई दखल नहीं करता। तो इस तरह से ईश्वर के न्याय के तहत मैंने जल्दी ही वो काटा जो बोया था। घर की पूरी सत्ता उसने अपने हाथों में ले ली थी। शादी के साल भर बाद ही मुझ पर दबाव बनाकर उसने पापा से हमारे घर को भी अपने नाम करवा लिया और फिर हमारा मकान बेचकर उसने पॉश कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा और मुझे व जतिन को अपने साथ ले गई। मेरे मम्मी पापा मेरी बहन यानी अपनी बेटी के घर रहने को मजबूर थे। ये मेरे ही बुरे कर्मों का नतीजा था जो आज सब कुछ मेरे हाथ से मुट्ठी से निकली रेत की तरह फिसल चुका था। अपना मकान बिकने से हैरान परेशान पापा इस सदमे को नहीं सह पाए और हार्ट अटैक के शिकार होकर महीने भर में ही चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो गई। ईश्वर मेरे कर्मों की इतनी जल्दी और ऐसी सजा देंगे मुझे मालूम नहीं था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी लिली की हरकतों में कोई खास अंतर नहीं आया। इस बीच 5 साल के हो चुके जतिन को भी उसने पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया था। उसके साए में पलता बढ़ता जतिन भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। पढ़ाई लिखाई से उसका खास वास्ता था नहीं। जैसे तैसे 12वीं करके उसने छोटा मोटा बिजनेस कर लिया और अपनी जिंदगी पूरी तरह से लिली के हवाले कर दी। उन दोनों के सामने मेरी हैसियत वैसे भी कुछ नहीं थी। किसी समय अपनी मनमर्जी का मालिक मैं, आजकल उनके हाथ की कठपुतली बनकर बस उनके रहमो करम पर जिंदा था। इसी रफ्तार से जिंदगी के कुछ साल और बीत गए। इस बीच लिली एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गई और अपने आप में गुमसुम पड़ी रहने लगी। अब घर की सत्ता मेरे बेटे जतिन के हाथों में थी। हालांकि इस बदलाव का मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं था। हाँ, जतिन की शादी होने पर उसकी पत्नी पूजा के आने से अलबत्ता मुझे कुछ राहत जरूर हो गई, क्योंकि मेरी बहू पूजा भी सुमन जैसी ही एक नेकदिल इंसान थी। वो लिली की सेवा जी जान से करती और जतिन की खुशियों का भी पूरा ध्यान रखती। पर जिसकी रगों में मेरे जैसे गिरे हुए इंसान का लहू बह रहा हो, उसे भला किसी की अच्छाई की कीमत का क्या पता चलता। साल भर पहले लिली ने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त सच में मन से जैसे एक बोझ उतर गया और मेरा जीवन थोड़ा आसान हो गया। इस बीच जतिन के अत्याचार पूजा के प्रति बढ़ते जा रहे थे। लगभग रोज रात में जतिन उसे पीटता और हर सुबह अपने चेहरे व शरीर की सूजन छिपाने की भरसक कोशिश करते हुए वो फिर से अपने काम में लग जाती। कल रात भी जतिन ने उस पर अपना गुस्सा निकाला था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वो ये सब क्यों सहती है। क्यों नहीं वो जतिन को मुंह तोड़ जवाब देती। आखिर उसकी क्या मजबूरी है। तमाम बातें मेरे दिमाग में लगातार चलती। मेरा मन उसके लिए इसलिए भी परेशान रहता क्योंकि इतना सब कुछ सहकर भी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता कि आखिर औरत एक ही समय में इतनी मजबूत और इतनी मजबूर कैसे हो सकती है। ऐसे वक्त में मुझे सुमन की बहुत याद आती। अपने 4 सालों के वैवाहिक जीवन में मैंने एक पल भी उसे सुकून से नहीं जीने दिया। शादी की पहली रात से ही मैंने उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। हे ईश्वर, मुझे थोड़ी सी तो सद्बुद्धि देते। मैंने उसे चैन से एक सांस भी नहीं लेने दी। अपनी गंदी हरकतों से सदा उसका दिल दुखाया। उसकी जिंदगी को मैंने वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। उस दिन उसने आत्महत्या भी तो मेरे कारण ही की थी,
क्योंकि उसे मेरे गलत संबंधों के बारे में पता चल गया था और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इस बारे में वो मुझसे पूछ बैठी थी। बदले में मैंने जी भरकर उसको पीटा था। ये सब पुरानी यादें दिमाग में घूमती रहीं और कब मैं घर लौट आया पता ही नहीं चला। पापा, जब आप मार्केट गए थे उस वक्त बुआ जी आई थी। थोड़ी देर बैठी, फिर आपके लिए ये लिफाफा देकर चली गई। बाजार से आते ही पूजा ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। ठीक है बेटा। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटी सी चिट और करीने से तय किया हुआ एक पत्र रखा था। चिट पर लिखा था, माँ के जाने के सालों बाद आज उनकी पुरानी संदूकची खोली तो ये खत उसमें मिला। तुम्हारे नाम का है, सो तुम्हें देने आई थी। बहन की लिखावट थी। सालों पहले मुझे ये खत किसने लिखा होगा? ये सोचते हुए कांपते हाथों से मैंने खत पढ़ना शुरू किया। प्रिय मयंक, वैसे तो तुमने कई बार मुझे ठेस पहुंचाई है, कई बार मुझ पर हाथ उठाया है, पर मैं हमेशा ये सोचकर सब सहती चली गई कि जैसे भी हो तुम मेरे तो हो। पर कल जब तुम्हारे इतने सारे गलत संबंधों का पता चला तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। हर रात तुम मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते रहे, हर दिन मुझ पर हाथ उठाते रहे, लेकिन मन में एक संतोष था कि इस दुख भरी जिंदगी में भी एक रिश्ता तो कम से कम मेरे पास है। लेकिन जब पता चला कि ये रिश्ता रिश्ता न होकर एक कलंक है, तो इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। सोचती थी कभी तो तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा लूंगी, लेकिन अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मायके में भी तो कोई नहीं है जिसे मेरे जीने मरने से कोई सरोकार हो। मैं अपनी व्यथा ना किसी से बांट सकती हूँ और ना ही उसे सह पा रही हूँ। तुम ही बताओ फिर मैं कैसे जीऊं? मेरे बाद मेरे बच्चों की दुर्दशा ना हो, इसलिए अपनी कोख का अंश अपने साथ लिए जा रही हूँ। मासूम जतिन को मारने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम खुश रहो। कम से कम जतिन को एक बेहतर इंसान बनाना। जाने से पहले एक बात तुमसे जरूर कहना चाहूंगी। मैंने तुम्हें सच्चे मन से चाहा है। तुम्हारी चाहत के इंतजार में हर पल टूटती तुम्हारी सुमन। पूरा पत्र मेरे आंसुओं से गीला हो चुका था। जी चाह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ूं। ओह सुमन, माफ कर दो मुझे। मैं तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हूं। तुम्हारे प्यार के काबिल भला मैं क्या बनूंगा? हे ईश्वर, मेरी सुमन मुझे लौटा दो। मैं उसके पैर पकड़कर अपने गुनाहों की माफी तो मांग लूं उससे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भावनाओं का ज्वार थमा तो कुछ हल्का महसूस हुआ। शायद माँ को सुमन का ये सुसाइड लेटर मिला हो और मुझे बचाने की खातिर ये पत्र उन्होंने अपने पास छिपाकर रख लिया हो। ये उन्हीं के प्यार का साया तो था कि इतना घिनौना जुर्म करने के बाद भी मैं बच गया। उन्होंने मुझे काल कोठरी की सजा से तो बचा लिया, लेकिन मेरे कर्मों की सजा तो नियति से मुझे मिलनी ही थी और वो किसी भी बहाने से मुझे मिलकर रही। पर अब सब कुछ भुलाकर सुमन के लिखे वही शब्द मेरे मन में बार बार गूंज रहे थे। कम से कम जतिन को एक बेहतर इंसान बनाना। पूजा के मायके में भी उसकी विधवा माँ के अलावा और कोई नहीं है। हो सकता है इसीलिए पूजा भी सुमन की तरह मजबूर हो, पर अब मैं मजबूर नहीं बनूंगा। कुछ सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ, पूजा को आवाज दी। जी पापा, कहते हुए पूजा मेरे सामने मौजूद थी। कुछ देर तक मैं उसे सब कुछ समझाता रहा और वो आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से मुझे देखती रही। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जतिन का पिता होने के बावजूद मैं उसका दर्द कैसे महसूस कर रहा हूँ, या उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो मासूम तो मेरी हकीकत से हमेशा अनजान थी। इसके बाद हम फौरन पास के पुलिस स्टेशन गए। मैंने खुद अपनी बहू पर हो रहे अत्याचार की जानकारी देकर अपने बेटे जतिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई
और कानून के तहत कार्यवाही करने की गुजारिश की। मेरे कहने पर पूजा ने अपने शरीर के जख्मों के निशान उन्हें दिखाए, जिससे केस पुख्ता हो गया। देर से ही सही, लेकिन हमने अपना काम कर दिया था। आगे का काम पुलिस करेगी। जतिन को सही राह पर लाने का एक यही तरीका मुझे कारगर लगा, क्योंकि सिर्फ मेरे समझाने भर से बात उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। पुलिस, कानून और सजा का खौफ ही अब उसे सही रास्ते पर ला सकता है। मैंने मन ही मन वचन लिया, मैं उसे रिश्तों की इज्जत करना सिखाऊंगा, उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, उसे ये समझाऊंगा कि ताकत का मतलब दबाना नहीं होता, संभालना होता है, ताकि फिर कोई सुमन किसी मयंक के अत्याचारों से दुखी होकर आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। घर लौटकर मैंने स्नेही से पूजा के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में खौफ की जगह अब सुकून नजर आ रहा था। ये देख मैंने राहत की सांस ली। शायद यही मेरे प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है। आज मुझे समझ में आ गया है, परिपाटी वही नहीं रहती, उसे बदला जा सकता है। गलतियों की विरासत रोकी जा सकती है, और अगर एक पिता सच्चे दिल से ठान ले तो एक बिगड़ा हुआ जानवर बेटा फिर से इंसान बन सकता है। यही मेरी सुमन के नाम मेरी सच्ची क्षमा याचना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।